आ रहे हैं कि पोर्तुगीज आए, इंग्लिश कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज आई यहाँ ट्रेड करने के लिए आई। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इनको समझने के लिए हमको ज़रूरी है कि यूरोप में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा समझना है हमको। ठीक है, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि रेनेसा की बात कर रहा था, पढ़ के आना थोड़ा, मैंने कहा था आप लोगों को। थोड़ा सा रेनेसा आज पूरा तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो होगा ही रेनेसा का क्या है। तो अगर हम ये समझें कि अगर एक हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए एक ग्राफ बनाए, ठीक है, और इस ग्राफ को अगर हम इस तरह से चढ़ाते हैं ऊपर, अगर ये है रोमन साम्राज्य, ठीक है, ओल्ड रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन एम्पायर, यही तो था पहले, रोमन एम्पायर की ही ग्लोरी है। ठीक है, और इसके टॉप पर था ग्रीस, सब कुछ ग्रीस से ही है, ग्रीस की ग्लोरी है। ठीक है, फिर आप एक समय बाद देखते हैं कि क्या होता है कि रोमन एम्पायर में डिवीजन हो जाता है, और रोमन एम्पायर डिवीजन के बाद, आफ्टर डिवीजन, इट अगेन डिक्लाइंस। ये देख रहे हैं, और जब डिक्लाइन कर रहे हैं तो ये है डार्क एज, इसको डार्क एज कहा गया। डार्क एज में क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। जब भी डार्क एज का नाम लिया जाएगा कहीं पे भी, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं चर्च के द्वारा किए जाने वाला एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, डार्क एज का मतलब है कि इस वक्त चर्च की मोनोपोली है। चर्च ने क्या कह रखा है, पोप ने, क्लर्जीज ने क्या कह रखा है कि वी आर सन ऑफ गॉड्स, हम लोग भगवान के ही लोग हैं, और हम जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। तो लोग मानते थे उसको, रीजन। और दिस वाज द रीजन कि चर्च ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, किसका, प्रेजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि यूरोप इन, आप मान लीजिए 13 सेंचुरी से लेकर के 17 सेंचुरी के बीच में, 13 सेंचुरी पे आप देखेंगे, 13 सेंचुरी के सेकंड हाफ में डार्क एज अपनी टॉप पर है एकदम बिल्कुल। जब मैंने आपको बताया था इंक्विजिशन है, लोग जला दिए जा रहे हैं, एक्स कम्युनिकेशन है ना, ये मैंने बताया था आपको। और अब इसी के बीच में आप फिर यहां से देखते हैं कि 15 सेंचुरी से आप रेनेसा देखते हैं। ठीक है, रीबर्थ ऑफ दिस एरा, रोमन एम्पायर, मतलब रेनेसा में हम रीबर्थ कर रहे हैं किसका, ओल्ड सिस्टम का। ओल्ड सिस्टम कौन सा था, ये था जो ग्लोरियस सिस्टम था, जिसमें हम ग्रीस की और उसकी सबकी बात करते थे। ठीक है, ये रेनेसा में बेसिकली मोटा मोटा ही है। तो इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कहीं रेनेसा है तो उससे पहले डार्क एज है, और अगर रेनेसा को हम रीबर्थ का नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब पहले कहीं बर्थ हुआ होगा, तभी तो रीबर्थ हुआ है। तो दिस एरा इज कंसिडर्ड टू बी एन गोल्डन एज ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। इसलिए जब भी सिविलाइजेशन की बात होती है तो हम रोम की सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूं, रेनेसा आपको समझ में आ जाएगा। रेनेसा कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है, और रेनेसा इज नॉट अ, मतलब कोई सडन इवेंट नहीं है कि आज हो गया रेनेसा, हो गया रीबर्थ हो गई ना। दिस इज अ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, जो कि स्पेशली 15 सेंचुरी से माना जाता है कि 15 सेंचुरी से शुरू होगा। और वो भी स्पेशली कब मानते हैं कि 1453 में, जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर टूट जाता है और कॉन्स्टेंटिनोपल पे ओटोमन तुर्क्स आ जाते हैं, उसके बाद से शुरू होता है। लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि ओटोमन तुर्क्स नहीं आते तो रेनेसा नहीं होता। रेनेसा तो फिर भी होता, क्योंकि रेनेसा तो व्यक्ति कर रहा है, लोग कर रहे हैं। जैसी रीजनिंग आएगी रेनेसा होगा, कहीं पे भी होगा। ये कह सकते हैं कि ओटोमन तुर्क के आने से द प्रोसेस ऑफ द रेनेसा, इट गेट गॉट एक्सपेडाइटेड, तेज हो गया थोड़ा सा, बस दैट्स इट। रेनेसा तो होता। तो मैं यूरोप की बात बताना, यूरोप बार बार इसलिए मैं कहता हूं, अपनी क्लास में लोग मेरे परेशान हो जाते हैं कि यूरोप ही क्यों बताते हैं, क्यों, अनटिल अनलेस आप यूरोप को नहीं समझेंगे देन नीचे समझने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, वो लॉन्ग दिमाग तक आपके दिमाग में रहेगा नहीं, लॉन्ग रन में आप उसे जो है मिस करने लगेंगे। ठीक है, तो
अब यूरोप में देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, यूरोप में अगर आप इस समय देखेंगे तो यूरोप में रेस्टलेसनेस है। आप कह सकते हो कि यूरोप इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मोइल, बस्ट बस्ट हो रहा है यूरोप। आप देखो 13th सेंचुरी, मैंने आपसे कहा था कि 1250 से लेकर के 1275 तक देयर वाज नो एम्परर, और उसी समय फ्यूडल सिस्टम डेवलप हो गया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आप 13th सेंचुरी के सेकंड हाफ में अगर यूरोप को देखेंगे समझेंगे तो हमें देखता है देयर इज अ रेस्टलेसनेस अमंग द पब्लिक। लोग निकलना चाहते हैं, बस्ट होना चाहते हैं। बस्ट किस चीज से होना चाहते हैं कि ये बेसिकली कहते हैं फॉर 100 ऑफ ईयर्स, इससे पहले वहां का जो इकोनॉमिक और जो सोशल स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन अ फ्यूडल लाइंस। ठीक है, फ्यूडल लाइन पे बेस्ड है। तो अब जब फ्यूडल लाइन में क्या था कि एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन था फ्यूडल लाइन में, तो आदमी बंधा बंधा महसूस कर रहा है। और ऐसे में ही दो लोग, क्योंकि बस्ट करेंगे ना, किसी प्लेस से बस्ट करेंगे तो निकलेगा कुछ, तो यहां से दो लोग निकले। एक का नाम था कोलंबस 1492 में, और दूसरे का नाम था वास्को डिगामा। एंड देर आर ऑफकोर्स देर आर मेनी अदर रीजन जो मैंने आपसे उस दिन डिस्कस किए थे कि भाई क्यों निकले। बट ये निकले इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम जो था इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर था। अरे भाई, कुकर में सीटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा? बस्ट होगा ना, वो रुक नहीं सकता ना, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो। वही सिस्टम ये था। उसका रिजल्ट क्या रहा कि 1498 में पोर्तुगीज वास्को डिगामा आ गया और ये निकल करके आ गया। इनके निकलने से बाहर और इनके वापस इंग्लैंड जाने से, जैसे 1492 में वास्को डिगामा यहाँ आया, दोबारा इंग्लैंड गया, ये दोबारा वहां गया, इनके दो बातें हुई। सडनली क्या हुआ, जो वेल्थ है वो बढ़ने लगी वहां जाकर के। जब सडन राइज इन वेल्थ हुआ उस एरिया में फ्रॉम अमेरिका एंड द ईस्ट, तो ये जो प्रोसेस था निकलने का ये और तेज हो गया प्रोसेस निकल। और जब ये प्रोसेस तेज हो गया तो लोगों ने अब दे हैव स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड द नैरो वाटर्स ऑफ द मेडिटेरियन, और उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड की बात सोचना शुरू कर दिया। बैक आओ, रिवर्स में आओ, अगर ये दोनों नहीं निकलते, इवन इफ निकल भी आते और यहां से कुछ लेकर के नहीं जाते, वापस पहुंचते यार कुछ नहीं वहां बेकार है, पीपल वुड नॉट हैव कम अगेन। ये आए, वो अमेरिका से सिल्वर गोल्ड लेकर के गए, ये ब्लैक पेपर लेकर के गए, मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो लोगों को लगा कि अभी तो हम ये मेडिटेरियन के आसपास वहीं इटली के किनारे किनारे घूम रहे हैं, ठीक है, ऊपरी एरिया में, लेकिन नीचे जाना चाहिए। तो इसने क्या किया, ये जो बस्ट मैंने वर्ड जानबूझ के लिखा आपको समझाने के लिए, इसने क्या किया, इसने ट्रेड को जन्म दे दिया। ट्रेड तो पहले भी हो रही थी, ऑल्टरनेट ट्रेड को बाय द सी इसने जन्म दे दिया। ठीक है, अब क्या होता है, अच्छा इधर क्या था कि फ्यूडलिज्म को जरा समझिए आप। जब ट्रेड शुरू हो जाएगी तो बुर्जुआजी क्लास बढ़ेगा आगे, और बुर्जुआजी क्लास अगर बढ़ेगा तो दो काम हो रहे हैं, ट्रेड शुरू होने का दो काम हो रहे हैं। एक तो क्या हुआ, बुर्जुआजी क्लास राइज किया, जी स्पेलिंग बड़ी देख लेना यार। ठीक है, दूसरा एक जो क्लास था, ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लास था, वो फ्यूडल सिस्टम जो था, ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर रहा था फ्यूडल सिस्टम। समझते जाइए कॉन्सेप्ट। फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम गेव बर्थ टू द बुर्जुआजी क्लास, इसको मैंने मर्चेंट क्लास करके समझाया था। ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसका क्या नेचर था, फ्यूडल सिस्टम का, इसका मैंने बताया था कि इनके यहां क्या था, अनपेड लेबर, पैसे नहीं देंगे काम करो।
पीजेंट्स, ये तो था। क्या था? फोर्स्ड लेबर। तो मतलब आप कह सकते हैं कि सीमलेस एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टुवर्ड्स द पीजेंट क्लास। तो एक समय के बाद, चूंकि रेस्टलेसनेस और टर्मोइल है, एक समय के बाद क्या होगा आप देखेंगे, पीजेंट वॉर शुरू हो जाते हैं। तो आपने एक टर्म सुना होगा फ्रांस में, जकारिस, इसी को टर्म दिया गया जकारिस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। पीजेंट वॉर था, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे जो वॉर्स हैं, ये क्या करेंगे, इनके जो लोग हैं ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड में एक तरफ तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ, लोगों के पास लग्जरी है, कपड़े हैं, सब कुछ है, और एक तरफ हमारे पास कपड़े भी नहीं। देयर वॉज नो इक्वलिटी इन अ सोसाइटी। वॉर शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे वॉर शुरू हो जाएंगे। अब अगर इस वक्त यूरोप में वॉर की स्थिति देखें, एक ही वॉर नहीं चल रहा यूरोप में, टर्मोइल, मैंने कहा ना तीसरा पॉइंट टर्मोइल, एक वॉर नहीं चल रहा। एक वॉर चलता तो ये सब निपट जाते पीजेंट क्लास। कई वॉर चल रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए वॉर्स इन यूरोप लिखते हैं, वॉर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो वॉर चल रहा है, वॉर ऑफ फ्रीडम, पता है इसकी फ्रीडम? नीदरलैंड में वॉर चल रहा है फ्रीडम का इस वक्त, 13वीं सेंचुरी के लास्ट में। यूरोप में तो सारी चीजें आ रही ना, पूरा एरिया आ रहा है ना, तो नीदरलैंड में वॉर ऑफ फ्रीडम चल रहा है। आप दूसरा देखो, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जब मैं बिना तारीख के कोई बात लिखूं तो आप समझ लीजिए कि ये कोई एक बहुत लंबा पीरियड है, ठीक है, इनकी कोई डेट्स नहीं है, दीज आर द पीरियड्स। तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वॉर अलग चल रहा है, पीजेंट वॉर अलग चल रहा है। अब सोचो किसी देश में, अभी तुम्हारे मणिपुर में वॉर चल रहा है, इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री चले गए बाहर, कोई बात नहीं, पूरे प्रदेशों में चलने लगे, यूपी में भी शुरू हो जाए, सब जगह शुरू हो जाए, कोई कहीं जा पाएगा? तो टर्मोइल हो जाएगी। एक छोटा सा स्टेट है, कोई बात नहीं, हैंडल हो जाएगा। अगर यही आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यूपी में हुआ होता, मणिपुर की पॉपुलेशन 35 लाख है, यूपी में 25 करोड़ है, यहां हुआ होता तो एकदम पूरे विश्व की न्यूज होती है। तो अब ऐसे में आप सोचिए मैं क्या बात कर रहा हूं, कितनी पुरानी बात कर रहा हूं आपसे, ऑलमोस्ट 1000 ईयर बैक बात कर रहा हूं, ठीक है। पीजेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वॉर चल रहा है यूरोप में, जो है वॉर ऑफ बुर्जुआजी। मैं जितनी भी बातें लिख रहा हूं ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, वॉर जो बुर्जुआजी, बुर्जुआजी अगेंस्ट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग। तो चार तरीके के वॉर आप देखिए मोटा मोटा। एक वॉर तो चल रहा है आजादी का, यूरोप के खुद के एरियाज, जो हॉलैंड बन के निकलेगा बाद में। दूसरा कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का एक वॉर चल ही रहा है, इसमें आपको मार्टिन लूथर जैसे लोग दिखाई पड़ेंगे, कैल्विन दिखाई पड़ेंगे बाद में आकर के। पीजेंट वॉर चल ही रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉर ये चल रहा है। इसी वॉर की वजह से ही आप देखेंगे इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होगा, जहां किंग चार्ल्स का गर्दन काट दी जाएगी। और इसी वॉर की वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आएगा, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा। कौन कर रहा है? बुर्जुआजी कर रहा है, मिडिल क्लास कर रहा है, ठीक है, राजा की एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ कर रहा है, आप देखेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आप तीन बातें समझ लीजिए। एक बात तो ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो पीजेंट क्लास है, वो पीजेंट क्लास बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है इस वक्त, सफर कर रहा है सबसे ज्यादा पीजेंट क्लास, ठीक है। दिस यू कैन मेक आउट फ्रॉम दिस।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि नाउ देर आर सर्टेन there is a growth due to the growth of bourgeoisie, there is also a growth of some productive forces. प्रोडक्टिव फोर्सेस का ग्रोथ होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी लेबर भी प्रोडक्टिव कामों में आ गई, लग गई। बुर्जुआजी क्या था? मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, ट्रेड कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो प्रोडक्टिव फोर्सेस उनको नाम दिया हमने। और तो उनके साथ उसका फायदा क्या, वो लेबर्स उनके साथ लग गई। जब बहुत सारी लेबर्स उनके साथ लग गई तो ट्रेड बढ़ेगा बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगी तो वेल्थ भी बढ़ेगी कल को। और तीसरी जो बड़ी मजे की बात थी इंपॉर्टेंट, कि चर्च जो था वो सबसे बड़ा लैंड ओनर था। लैंड सबसे ज्यादा चर्च के पास थी। चर्च का देयर वाज अ ट्रेमेंडस वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द चर्च कि वो फ्यूडल सिस्टम को बनाए रखें। उनको था कि ये फ्यूडल सिस्टम अगर नहीं गया यहां से तो हमारी सारी लैंड चली जाएगी। और लैंड कितनी बढ़िया चीज है किसी के पास की लैंड है, काम करना नहीं, लैंड के मालिक वो है, काम कौन करेगा? नीचे है पीजेंट क्लास। तो चर्च, तीन बातें, तीन टेक अवेज हैं। वॉर की वजह से यूरोप वॉज इन टर्मोइल, इसलिए टर्मोइल को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि टर्मोइल क्यों कब होता है? जब चारों तरफ से घिर जाता है कोई व्यक्ति, तब टर्मोइल होता है। एक तरफ वॉर ऑफ फ्रीडम चल रहा है, एक तरफ पीजेंट वॉर चल रहा है, कैथोलिक उनके क्रिश्चियनिटी में वॉर चल रहा है, और राजा के खिलाफ भी वॉर चल रहा है। इसके थ्रू, बुर्जुआजी के थ्रू। तो इसमें तीन टेक अवे बताए कि पीजेंट क्लास वाज इन डिस्ट्रेस। सेकंड मैंने बताया कि बुर्जुआजी की वजह से प्रोडक्टिव फोर्सेस बढ़ गए, जहां पे बहुत सारी लेबर खप गई, ठीक है, तो वहां से पैरेलली ट्रेड को भी बढ़ावा मिल रहा है। और तीसरा मैंने बताया कि चर्च वाज द ग्रेट लैंड ओनर एट दैट टाइम। और मैंने स्टार्टिंग में फ्यूडल सिस्टम जब बताया तो मैंने बताया था कि चर्च के पोप भी फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए, ठीक है। तो अब चर्च, अगर जैसे मैं चर्च नाम लूं तो समझ जाओ चर्च में सारे लोग आ गए, पोप भी आ गए, बिशप भी आ गए, उसके क्लर्जी मैन भी आ गए, इंटरनल सारे कर्मचारी उसके अंदर आ गए, जिसकी जो क्षमता थी उस क्षमता से वो लैंड ओन कर रहा है। तो दे वर द बिगेस्ट लैंड ओनर्स। और ये जो लैंड ओनर्स थे, ये नहीं चाहते थे कि सिस्टम टूटे किसी कि अगर ये सिस्टम टूट जाएगा प्रॉपर्टी चली जाएगी। आप देखते हैं चर्च, लेकिन कि बस्ट हो रहा है सब कुछ, तो वॉर तो रुक नहीं रहे, ठीक है। तो इनके खिलाफ, चर्च के खिलाफ एक रिलीजियस रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, रिलीजियस रेवोल्यूशन। ये रिलीजियस रेवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में। समझते जाइएगा, सब चीजें जुड़ी हैं। और इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, मैंने बताया था कि पीजेंट क्लास को ये लगने लगा कि हम लोग, एक तरफ तो बहुत वेल्थ है और दूसरी तरफ हमारे पास खाने को भी, डोंट हैव रैग्ड क्लोथ्स। और लोग, मतलब आप देखोगे उस वक्त की पिक्चर्स में देखेंगे क्या लग्जरी है। फ्रांस का लुइस 14 की कुछ पोर्ट्रेट देखते हैं, ठीक है, वहां लग्जरी दिखाई पड़ती है। तो ये सारी बात सबके अंदर आती है, तो वेरी नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। ये इन्होंने रिलीजियस रिवोल्यूशन कन्वर्ट हो गया इकोनॉमिक रिवोल्यूशन में। और जब इकोनॉमिक रिवोल्यूशन हो रहा है, दिस रिवोल्यूशन ब्रॉट मैनी चेंजेस। सोशल चेंजेस भी लेकर के आए, पॉलिटिकल चेंजेस भी लेकर के आए हैं, इकोनॉमिक चेंजेस भी लेकर के आए। सॉरी, अब इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, मेरा मानना यह है, आप हो सकता है मेरी बात से थोड़ा सा डिफरेंस रखते हो, अगर इकोनॉमिक रिवोल्यूशन नहीं होता
अगर पीजेंट एक्सप्लॉइट नहीं होता तो सिस्टम चलता रहता। तो वो जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ और उससे जो चेंजेस आए, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस आए, वही रीजन थे 15th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना। वो मैं मानता हूं यहीं से निकले हैं। सबसे पहला है रेनेसा, रेनेसेंस। ये यही स्टोरी है। होता ही नहीं रेनेसा अगर चर्च अपनी लैंड को बचाने के लिए न लड़ता तो रेवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, उसी की वजह से रेनेसा हो रहा है। दूसरा, रिफॉर्मेशन। तीसरा, रेवोल्यूशन। ये तीन फिनोमेना आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो 16th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच। वैसे रेनेसा 15th सेंचुरी में माना जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग रेनेसा की। तो मैंने रेनेसा की अब ये तीन चीजें आपको पता लगा क्यों आई। तीन चीजें, रेनेसा, रिफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन, तीनों में क्या डिफरेंस मैं भी डिस्कस करता हूं। रेनेसा जब हो रहा है तो देयर वाज अ रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ आर्ट। कहां की आर्ट? ग्रीस की आर्ट बहुत अच्छी थी। रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, रीबर्थ ऑफ साइंस, पेंटिंग, ये रेनेसा में हो रहा है। रिफॉर्मेशन में अगर हम आएंगे तो रिफॉर्मेशन में किसका रिफॉर्म हो रहा है? चर्च का रिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, चर्च का रिफॉर्म हो रहा है। और चर्च का रिफॉर्म दो तरीके से हो रहा है, एक तो बाहर से हो रहा है और एक इंटरनल हो रहा है। बाहर से जब हो रहा है तो फिर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आ जा रहे हैं। रिफॉर्मेशन नहीं होता तो मूवमेंट ही नहीं आते, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अंदर से का मतलब यह था कि चर्च के अंदर भी कुछ ऐसे प्रीस्ट रहे होंगे जिनको ये लग रहा होगा बहुत करप्शन है। रिफॉर्मेशन जब भी शब्द आएगा, चर्च का रिफॉर्मेशन, तो समझ लेना द रिफॉर्मेशन वाज अगेंस्ट द करप्शन प्रिवेल्ड इन अ इनसाइड द चर्च, इन अ चर्च। मतलब सब करप्ट हैं इस वक्त, उनके रिफॉर्मेशन की बात हो रही है। और एक मजे की बात और थी कि चर्च में क्या सिस्टम था, मैंने बताया यूरोप में उस वक्त, कि पोप है और प्रिंस है। ठीक है, पोप है और किंग है। तो अगर किंग नहीं है तो छोटे छोटे एरियाज के प्रिंस भी हैं। कोई स्विट्जरलैंड का प्रिंस है, कोई जर्मनी में कहीं किसी एरिया का प्रिंस है, कहीं फ्रांस का कोई एरिया का प्रिंस है। तो ये पोप से थोड़ा सा घबराते थे। लेकिन जब ये रिफॉर्मेशन का समय आया तो इन्होंने पीछे से ये रिफॉर्मिस्ट फोर्सेस जो थे मार्टिन लूथर के, इनको भी सपोर्ट किया। क्योंकि इन्होंने सोचा अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो पोप कमजोर होगा, चर्च कमजोर होगी। तो इस तरह से रिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है यूरोप में। और रिवोल्यूशन क्या था? रिवोल्यूशन बेसिकली, जैसे रिवोल्यूशन आएगा तो आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है बेसिकली। किंग के खिलाफ पीजेंट खड़े हैं और पीजेंट्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? प्रिंस सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बात सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न रोमन एम्पायर की कर रहा हूं, जिसको एक समय में होली रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। वहां डार्क एज थी। तो अगर चर्च लैंड ओन नहीं करती या लैंड को छोड़ देती, प्रिंस के खिलाफ नहीं, प्रिंस के साथ, बल्कि ऐसे कि प्रिंस जो था वो पीजेंट क्लास को सपोर्ट कर रहा था पीछे से। क्योंकि प्रिंस की अथॉरिटी को जब तक पोप मान्यता नहीं देगा तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है,
तो अक्सर क्या होता था, पोप इतना पावरफुल होता था कि मैंने आपको बताया था, फ्रेडरिक जो थे वो पोप से मिलने के लिए नंगे पैर जाना पड़ा और 2 दिन खड़े रहना पड़ा उनके घर के बाहर। तो अंदर ही अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट था ना उनका। तो वो पीजेंट के जब वॉर शुरू हुए तो उनको सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा वहां पे। जैसे आपके इंडिया में आ जाओ इसी वक्त, अकबर के समय में लगभग लगभग वही टाइम की बात चल रही है। अकबर ने 16th सेंचुरी लास्ट में क्या किया, मनसबदारी सिस्टम शुरू कर दिया। और जब अकबर चले गए तो जो इनएफिशिएंट लीडर्स बाद में आए, औरंगजेब के बाद बताते हैं कि मोर देन 8000 मनसबदार्स थे। अब मनसबदार का सिस्टम क्या था कि मैं अकबर हूं, मुझे अपने आप को क्या चाहिए, अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बचाए रखने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, भाई मैं राजा तब बना रहूंगा जब मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं किसी चीज को ओन कर रहा हूँ। दूसरी चाहिए मिलिट्री, ताकि कोई दूसरा ना आ जाए वहां पे। तो उन्होंने इसको एफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया, मनसबदारी दे दी। अब मनसबदारी में क्या हुआ कि वो थोड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपका लीडर बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, जब लीडर बहुत इफेक्टिव नहीं होगा तो वो मनसबदार आपस में उनको थोड़े दिन बाद लगने लगेगा ना कि फालतू में पैसा जा रहा है, इसको इतना पैसा चला जा रहा है। अब मनसबदार भी क्या करता था, अपने नीचे उसने एक जमींदार बना लिया। भाई उसको मान लीजिए पूरा ये एरिया दे दिया कि तुम यहां से कलेक्ट करो। उस कोने में उसने कहा तुम जमींदार हो, तुम इकट्ठा करवाना, इधर तुम इकट्ठा कराना। जमींदार भी आ गए। और जमींदार के नीचे क्या था, पीजेंट से। जब राजा कमजोर हुआ तो मनसबदारों को लगा कि हम अपना, भाई निजामुल मुल्क चिनकिलिच खान जो ये सब लोग हैं, सब क्या थे, मनसबदारी तो थे। मुगल किंग अगर कमजोर नहीं होता तो क्या ये बंगाल अवध अलग बन जाते, नहीं बन सकते थे ये। तो नीचे पीजेंट्स ने वॉर शुरू किया इनके खिलाफ, जमींदार सपोर्ट करता था। पीजेंट इकट्ठा हो गया, जमींदार इकट्ठे हो गए, मनसबदार को निपटा दिया, कमजोर मनसबदार को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अपने अपने स्टेट बनते चले गए अलग अलग करके। द सेम थिंग वॉज हियर। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको, वो जो प्रिंस की बात कर रहा था अभी आगे आएगा पूरा। भाई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 क्या था कि बुर्जुआजी क्लास ने चार्ल्स को, किंग चार्ल्स का गला काट दिया। वॉज इट पॉसिबल, कभी था वहां पे ऐसा? लेकिन वो नीचे से क्लास निकला, क्योंकि सपोर्ट था, सारे छोटे मोटे लीडर्स का सपोर्ट था, हो गया काम। तो 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, रेनेसा, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन वाज अगेंस्ट द चर्च। रेनेसा, मैंने बताया, ग्राफ बताया कि ओल्ड ग्रीक, ओल्ड आर्ट लिटरेचर उसका रिवर्थ थी, रिवर्थ ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर, रिवर्थ ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट साइंस, उसका वो था। तो अब अगर हम, अच्छा एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो है, ये सब तो चलो कोई बात नहीं, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई, ये सब जितनी चीज समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जरा ऐसे कल्पना करिए कि जब प्रिंटिंग और पेपर नहीं रहा होगा तब क्या होता होगा, जस्ट इमेजिन। कैसे पढ़ते होंगे लोग, पढ़ाई तो पहले भी हो रही है ना। अरस्तु प्लेटो वगैरह जब थे तो प्रिंटिंग थोड़ी ना थी, तब कोई पेपर थोड़ी ना चलता था। कभी सोचा इस विषय पे? प्लेटो को मिला है कुछ लिखा हुआ? अगर पेपर नहीं होगा तो लिखना कैसे सीखेगा, एक दूसरे को सुन करके। तो मेरा मेरा पॉइंट ये है, वो उस पर भी आएंगे आपके। मेरा पॉइंट ये है कि जब प्रिंटिंग नहीं होगी तो कैसे पढ़ाता होगा टीचर। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ सुन लिया और उसको रट लिया। जिसका दिमाग तेज उसने रट लिया, जिसका नहीं तेज है नहीं रट पाया। यही सिस्टम चलता था। फिर प्रिंटिंग जब आई तो एकदम प्रिंटिंग नहीं फैल गई। पेपर को बनाने की जो टेक्निक थी, दैट टेक्निक अरब्स ने चाइनीज से सीखी थी, चाइना से पेपर आया है।
सेंट्रल एशिया तक आ गया, और यूरोपियन ने अरब से सीखी पेपर की टेक्निक। जब पेपर आ गया तो पेपर वॉज नॉट चीप एट दैट टाइम। तो जब चीप नहीं तो बहुत कम लोगों के पास होगा, वेल्दी क्लास के पास होगा। वेल्दी क्लास के पास होगा तो मान लेते हैं कोई एक आध किताब लिख दी जाएगी जिसका नाम बाइबल होगा, और ये किताब होली बुक रखी है चर्च के अंदर, और इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है वहां का प्रीस्ट, वहां का क्लर्जी, वहां का पोप। अगर ये सब भगवान की किताब, इसी में लिखा है जो कुछ लिखा है। एंड मोर ओवर दिस बुक वॉज रिटन इन लैटिन, एंड लैटिन वॉज अ टफ लैंग्वेज। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रॉम इटली। इटली में एक जगह लेटियम है, वहां पे बोले जाने वाली भाषा लैटिन कहलाई। लेकिन जब प्रिंटिंग पॉपुलर होने लगी और ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी, स्कूल में बुक्स बनने लगी, सर्कुलेट होने लगी, तो पीपुल हैव स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ना शुरू कर दिया। जब आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग दे विल स्टार्ट थिंकिंग। द मोर दे रीड, द मोर दे थिंक, द मोर दे थिंक, the more they will try to examine the authorities, the more they will criticize the authorities, and if they criticize the authorities, they will try to bring the change. Thus the printing played a crucial role in a renaissance. सोच ही नहीं रहे, सोचेंगे नहीं तो एग्जामिन नहीं करेंगे, एग्जामिन नहीं करें तो किसी को आप चैलेंज नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे तो जैसे ही चलता है वो चलता चला जाएगा। कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ऑलवेज एफ्रेड ऑफ चेंज। और उस वक्त तो डार्क एज में लोग चेंज नहीं चाहते, भैया जैसा चल रहा चलने दो। तो प्रिंटिंग का ये रोल था कि प्रिंटिंग जब इजी हो गई, और एक चीज और हो गई, अभी तक क्या था, लैटिन चल रही थी। जब प्रिंटिंग आ गई, ज्यादा लोग करने लगे, ज्यादा लोग पढ़ने लगे, तो इनका क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी एक लोकल लैंग्वेज भी डेवलप होने लगी। एंड द बाइबल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू देयर लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो। ये बाइबल के खिलाफ नहीं है, भगवान के खिलाफ कोई नहीं है। They all are followers. They are against the system prevailed कि ये कुछ ही लोग क्यों बाइबल का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जब लोकल लैंग्वेज डेवलप हो गई और बाइबल और लैंग्वेजेस में आने लगी, तो लोगों ने कहा कि नाउ वी डोंट नीड प्रीस्ट, हम खुद ही पढ़ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड नो रिलीजन इज इंटॉलरेंट। उनका इसमें तो ऐसा लिखा नहीं जैसा ये लोग बताते हैं, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि लोकल लैंग्वेजेस डेवलप होने लगी। अब इन लोकल लैंग्वेज को लैटिन वाले बोले दिस इज वेरी बैड, शुड नॉट स्पीक दिस लैंग्वेज, लैटिन इज अ लैंग्वेज ऑफ अ गॉड, वॉट एवर यू आर राइटिंग कन्वर्टिंग दिस इज अ बल्गर लैंग्वेज। उन्होंने उसको टर्म दिया बल्गर लैंग्वेज, और इसी बल्गर से ही निकल करके आया वर्नाकुलर। ठीक है, उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट अ बल्गर लैंग्वेज। बल्गर से शब्द निकल के आया वर्नाकुलर, लोकल लैंग्वेज। एंड नाउ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हैज टेकन प्लेस। इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, शेक्सपियर, चौसर, डांटे, पेट्रार्क, डेस्पेरेटस। Dante has written he was a great Italian poet. उन्होंने एक कविता का संग्रह लिखा जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। रेनेसा ने ये बता दिया लोगों को चर्च से कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ इन अ रिलीजियस वर्क, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन अ नॉन रिलीजियस वर्क।
नाउ द पीपुल हैव स्टार्टेड थिंकिंग, रैशनैलिटी हैज टेकन प्लेस, लॉजिक हैज टेकन प्लेस, हर चीज के पीछे लॉजिक था। तो आप देखेंगे कि रेनेसा के, जो रेनेसा के हम लोग मान लेते हैं, रेनेसा के चाइल्ड मान, हालांकि डांटे जो थे, दांते, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, वाई, दांते पोएट थे, इटालियन पोएट थे, आप गूगल करके देखना। डिवाइन कॉमेडी वॉज हिज कलेक्शन। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा कि अब सोचो, ये 13th सेंचुरी में मुझे लगता है इनका बर्थ हुआ है, 1250 के बाद हुआ होगा। अब सोचिए उस वक्त किसी व्यक्ति ने एक डिवाइन कॉमेडी बताई। इसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने 3 बातें बताई। उन्होंने कहा देखो, बॉडी डेड हो गई, डेड हो गई तो यहां से निकला सोल, सोल 2 जगह जाएगा, या तो हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा। चर्च ने यही तो समझाया है, या तो नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। और नर्क और स्वर्ग में जब जा रहे हो तो वहां पे एक जगह है, इसको बोलते हैं परगेटरी। तो डिवाइन कॉमेडी इज अ स्टोरी ऑफ हेल, हेवन एंड परगेटरी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब तुम यहां जाओगे मरने के बाद, तो वहां कुछ दिन रुकोगे, वहां पे डिसाइड होगा तुम्हारा कि तुमने कितने पाप किए हैं। उस पाप के साथ पाप ज्यादा है, माफी नहीं मिल सकती, तो तुम नरक में जाओगे, और पाप तुम्हारे कम है, माफी मिल सकती, तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। और स्वर्ग में अगर चले गए हेवन में, तो वहां तुमको मिल जाएंगे गॉड। आफ्टर लाइफ की चिंता होने लगी लोगों को, भगवान से मिलना, तुमने मरने के बाद तो ईश्वर से मिल जाए हम जाकर के। उन्होंने कहा लेकिन उससे पहले यहां रुकोगे परगेटरी पे, योर सिंस डन बाय यू विल बी चेक्ड देयर। हाँ, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा पाप है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बिकॉज आई एम अ पोप, बिशप हूं। कुछ चर्च को दान करो, तुम डू सम चैरिटी टू द चर्च। अगर तुम चैरिटी करोगे, कुछ रिचुअल्स करोगे, तो आई विल मेक श्योर कि तुम हेल में ना जाओ, तुम हेवन में चले जाओ मरने के बाद। कौन जाना चाहेगा हेल में? इवन इफ इट इज रॉन्ग, नोबडी, कोई कह सकता है कि मुझे नर्क में जाना है मरने के बाद? सो दिस वॉज अ कैथोलिक फिलॉसफी, एंड डांटे ने इसका, अब एकदम तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते थे, इंक्विजिशन जलाते जाते, उन्होंने इसको कॉमेडी स्टाइल में लिखा ताकि चर्च के लोगों को खराब भी ना लगे। और बट 15th सेंचुरी में आकर के पॉपुलर हो गई डांटे। पेट्रार्क ने लिखा, पेट्रार्क ही वॉज अनदर पोएट। पोएट्स का देखो काम क्या है, पोएट्स का काम क्या है, इकबाल का काम क्या था, जो कह गए कि यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से बाकी, मगर अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या है, सुन के अच्छा लगता है, शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, ये काम होता था पोएट का। पेट्रार्क वॉज कंसिडर्ड टू बी एन फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। ये इन्होंने इंडिविजुअलिज्म की बात करी और इंडिविजुअलिज्म को, उसकी इंपॉर्टेंस बताई अपनी पोएट्री के थ्रू। तो आप मोरलेस हमारे, अब अपने कल्चर में भी आ जाइए, यहां पे भी इसी तरह का होता है, रिचुअल्स होते हैं। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं कि एक बात बताओ कि देखो, हम लोग तो होमो सेपियंस हैं, और सेपियंस के पास कला है कि मिथ क्रिएट करके लोगों को जोड़ लेते हैं। बंदर के हाथ में केला दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम ये केले वापस कर दो, तुमको हेवन, तुम हेवन चले जाओगे, वापस करेगा बंदर? क्यों, उसे नहीं जाना स्वर्ग में? हमारा ही तो एंसेस्टर है। कोई ताकत है इस देश में, इस दुनिया में, जो बंदरों को केला दे करके ये कहे कि केले वापस कर दो, अगर तुम वापस कर दोगे तो तुम हेवन में जाओगे? दे आर लेस पॉल्यूटेड।
इवन इफ यू क्लोजली वॉच मंकीज, केला डालोगे तो 4-5 लड़ेंगे उस केले के लिए वंस, लेकिन वंस द बनाना बिलोंग्स टू एनी मंकी, अब दूसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। इतना सिस्टम है उनके यहां। हम इतने डेवलप हो गए हैं कि हम जिंदगी भर प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते हैं, खेतों के लिए लड़ते रहते हैं। जानवरों में लड़ाई कंटिन्यूअस नहीं है। कुत्ते थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं, बंदर थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं, भूल जाते हैं। यहां पर सदियों चलती है। तो रेनेसा में 3 बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर भी आए हैं, हॉब्स, लॉक्स और रूसो। इसमें रूसो ने कहा प्रॉपर्टी ने सोसाइटी बना दी और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही आदमी खराब हो गया। व्हाट इज प्रॉपर्टी? ही डिफाइंड प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट इज एन accumulation ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इट इज एन accumulation ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द, भाई जमीन कहीं लेके थोड़ी ना जा रहे हैं, लेकिन ये मेरी है, ये फार्म हाउस मेरा है, यहां पे मत आ जाना। ये कौन लोग थे जो सोचना शुरू कर गए? कैसे सोचा उन्होंने? रूसो ने पढ़ा होगा लॉक्स को, रूसो ने पढ़ा होगा हॉब्स को, पढ़ा होगा इन लोगों ने अरस्तु को, प्लेटो को, तो सोचा होगा, सोचा होगा तो एग्जामिन किया, एग्जामिन किया तो कहीं लिख करके चले गए। नाउ दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक ऑन दैट लाइन। तो रेनेसा ने रेनेसा वॉज, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन, कंसिडर टू बी स्टार्टेड इन इटली। इटली में भी कहा एक शहर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बड़ा रिच लोगों का शहर है, फिकल फ्लोरेंस भी बोलते थे। बट देन ऑल्सो फ्लोरेंस में रेनेसा, मैंने बताया कि आर्ट कल्चर का रीबर्थ था। तो फ्लोरेंस ने 3 बहुत ही शानदार लोगों को जन्म दिया। फ्लोरेंस में उसका काम होता था इंटरेस्ट पे पैसे देने का। रिच क्लास इंटरेस्ट पे पैसे देता था। इंटरेस्ट पे पैसे देकर के इंटरेस्ट खाना कितना बढ़िया काम है, कोई काम ही नहीं करना है। पैसा किस पे है? रिच क्लास पे है, ठीक है। तो बट देन ऑल्सो यहां पर 3 बड़े महान लोग आए। एक था लियोनार्डो डिविंसी, ठीक है। दूसरे माइकेलेंगो लेंगेलो, और तीसरे थे राफेल। लियोनार्डो जाने गए मोनालिसा के लिए। एक पेंटिंग इनकी, मोनालिसा की पेंटिंग तो शायद फ्रांस पेरिस में रखी हुई है। एक पेंटिंग और थी इनकी, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर, लास्ट सपर का मतलब था लास्ट मील थी जीसस क्राइस्ट की, ठीक है। ये भी पेंटर थे। अच्छा, ये अब लियोनार्डो, ही वॉज नॉट ओनली ए पेंटर एंड आर्टिस्ट, ही वॉज अ पर्सन जिसने सबसे पहले कहा कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड बहता है। ऑल्दो विलियम हार्वे हैज गॉन द क्रेडिट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इन्होंने बता दिया। इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने जब अपनी इमेजिनेशन से चित्रकारी करी तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी, मतलब चूंकि रीबर्थ था, ग्रीस से सीखे थे, तो ब्यूटी की बात करने लगा और ह्यूमन बॉडी की ब्यूटी पे इन्होंने काम किया। इमेजिनेशन था और उस ब्यूटी से इन्होंने बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। साइंटिस्ट डॉक्टर से बात करते थे, कोलैबोरेशन करते थे, तो पता चलता था कि ह्यूमन बॉडी कैसी है, उसकी चित्रकारी कर दी। तो इसका मतलब उससे पहले था पॉसिबल, जब डार्क एज थी, चर्च करने देती। इन्होंने कुछ नहीं किया, मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, जीसस की पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग से मैसेज मिला लोगों को। पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग। तो आप लियोनार्डो को आर्टिस्ट कह सकते हैं, लियोनार्डो को आप साइंटिस्ट कह दीजिए, एनाटॉमिस्ट कह दीजिए, इनको आप इंजीनियर। पेंटिंग्स में मिलता था
नेचर के करीब थे, ये नेचर की बात करते थे। सेम थिंग वॉज विद दिस माइकलैंगो। 90 साल तक काम करते रहे। रोम की सेंट पीटर्स कैथेड्रल चर्च का पूरा आर्किटेक्चर इनका है। थोड़ा बचा तो राफेल का था, बट पूरा आर्किटेक्चर इनका है। तो दे ऑल वर द पेंटर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। They gave the base, they gave the rationality। नॉन रिलीजियस चीजों में लोगों को सोचने की क्षमता दी। पेंटिंग देख करके क्या करता है एक्चुअल पेंटर? फर्जी टाइप के तो देख के चले जाते हैं। एक्चुअल पेंटर, उस बहुत सारे लोग जाते हैं ना पेंटिंग एग्जीबिशन गए, खड़े हो गए ऐसे, दे नो नथिंग अबाउट दैट। बट एक्चुअल पेंटर जो है, माइकलैंगो कहते थे, आई एम एन अनहैप्पी मैन, आई वॉन्ट टू गो साइड द सरफेस, शायद वहां कुछ मिल जाए, शायद वहां कुछ मिल जाए। तो स्टोन कार्व करते थे। तो स्टोन की कार्विंग, स्कल्पचर जो है वो वहीं से शुरू हुआ, इन्हीं लोगों ने शुरू किया। तो आप रोम में जाइए, देखिए क्या क्या भव्य मूर्तियां बनी हुई हैं। तो कहते थे कार्विंग, जो पेंटिंग कार्विंग जो है ये हेड से होती है, हाथ से नहीं होती है। तो इसका मतलब आप कोई चीज बनाते दिमाग से बना रहे हैं ना, बेसिकली दिमाग चल रहा है तभी तो। हाथ, हाथ तो एक टूल है। नेशनैलिटी की बात कर, इन्हीं की समय, इसी समय आर्ट हो गया साइंस में। अब चर्च ने कहा, चर्च बोले कि भाई, चर्च की और साइंस की बड़े झगड़ा हो गया शुरू। क्यों हो गया? चर्च ने कॉन्सेप्ट दे रखा था, भगवान के लोग थे ना, उन्होंने कहा कि देखो जो अर्थ है ना, थियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा अर्थ जो है इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, सूरज चक्कर लगा रहा है इसके। और ये तारे देख रहे हो ना तुम, ये तारे, सब जो है फिक्स्ड हैं, और बिल्कुल सेंटर में अर्थ है, और उस पर हमारी चर्च है, और हम बस यूनिवर्स से भगवान के भेज। तो दिस वॉज द, तो कहते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जियोसेंट्रिक, अर्थ सेंटर। ठीक है। अब इसी समय साइंस के धांसू लोग निकल के आते हैं, कॉपरनिकस। क्यों आर्डानो, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गड़बड़, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रूनो। तीसरे गैलीलियो, ये लोग निकल के आते हैं। कॉपरनिकस ने कहा, ये तो हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ना, सन सेंटर में है और अर्थ उसके चक्कर लगा रहे। अब ऐसी बात जो चर्च के खिलाफ हो जाएगी तो क्या होगा? इंक्विजिशन था, तो कॉपरनिकस तो बच गए किसी तरह। बट पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति ने, ही इज अ फादर ऑफ अ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, किसी व्यक्ति ने सोचा, तब न जाकर के जो इतने हजारों साल से जो बात चली है उसके खिलाफ कुछ बोल दिया। somehow he escaped, ही बच गए। ये नहीं बचा। he accepted the concept of Copernicus, yes, सन सेंटर पे अर्थ चक्कर लगा, बाकी जो स्टार्स हैं दे आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ सन, ये भी छोटे छोटे सन है। 1600 में जला दिया गया। ये ताकत थी, जला देते थे। हमारे यहां जलाता था कोई? हमारे ऐसा नहीं होता था, यहां हो जाता था। एक अच्छा साइंटिस्ट चर्च के खिलाफ बोला तो उसको जला दिया गया। अब गैलीलियो टेलीस्कोप बना गए भाई, और गैलीलियो ने भी यही कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। चर्च गैलीलियो के पीछे पड़ गई, गैलीलियो का हाउस अरेस्ट कर दिया, गैलीलियो चुप हो गए। लेकिन जब हाउस अरेस्ट से निकले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, गूगल करके देख लेना, नेवरदलेस इट मूव्स। चर्च ने कहा, यू रिकेंट योर स्टेटमेंट। उसने कहा ठीक है, बट नेवरदलेस इट मूव्स। घूम रही है पृथ्वी, चक्कर लगा रही है। आज सारी बातें चली गई, गैलीलियो वही है। गैलीलियो को जानते हैं लोग, कॉपरनिकस को जानते हैं लोग,
क्योंकि दीज पीपुल्स वर रैशनल पीपल। ये रेनेसा को जन्म दे रहे थे, रीबर्थ कर रहे थे। पीपुल हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दिस लाइन। उन्होंने कहा चर्च तो गलत कर रही है हमारे साथ, और इसी समय बुर्जुआजी क्लास ग्रोथ कर रहा है, ट्रेड बढ़ती चली जा रही है। लिटरेचर में क्या चेंजेस हो गए? चौसर, इंग्लैंड के चौसर, शेक्सपियर, क्या शानदार लिखा मर्चेंट ऑफ वेनिस में। लिखते हैं इफ यू प्रिक मी डू नॉट आई ब्लीड, इफ यू पॉइजन मी डू नॉट आई डाई, इफ यू रॉन्ग मी डू नॉट आई टेक रिवेंज। कौन लिख सकता है ऐसी बातें? शेक्सपियर आ गए उस वक्त, रेनेसा के प्रोडक्ट हैं सारे लोग। डेस्परेट्स, सर्वेट्स। तो आप जितने भी, अच्छी बात है कि यूरोप में ही इतने बड़े बड़े नामों का जन्म भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से यूरोप में एक रेनेसा फैलता है, और ये रेनेसा यूरोप में है। फ्रांस में चले जाएंगे तो उसको एनलाइटनमेंट कह देंगे, फ्रांस का रिवोल्यूशन हो जाएगा। साइंटिफिक डेवलपमेंट विल लीड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहां इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा, यूरोप में, और फ्रांस में फ्रांस की क्रांति हो जाएगी। और वो इन सारी चीजों के पीछे जो मजे की बात है, बुर्जुआजी क्लास ऊपर निकल करके आएगा, मिडिल क्लास, बुर्जुआजी क्लास। और वो जो प्रोलेटरियाट्स थे, वो जो पीजेंट्स थे, जो सर्फ थे, वो वहीं के वहीं रहे। राइट। आज का समय इतना हो गया हमारा, कल मैं थोड़ा सा रेनेसा पे फिर से डिस्कशन करूंगा। आई विल डिक्टेट टू समथिंग टुमारो, क्लास लगी।